अगली सुबह फलक आईने के सामने रखी टेबल पर बैठी थी और आईने में अपने अक्स को देख रही थी। पीछे बेड पर कुछ कपड़े रखे हुए थे जो अभी अभी उसकी अम्मी रखकर गई थी, वो भी सख्त हिदायतों के साथ कि यही कपड़े उसे पहनने हैं जब दोपहर में लड़के वाले उसे देखने आए। वो अपनी तरफ से हर कोशिश कर चुकी थी, कल से ही वो कमरे से बाहर तक नहीं निकलती, पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अमीरा जी तो उससे मिलने तक नहीं आई, हाँ बस रुबाब की आई थी और उसे समझाने की कोशिश भी की थी, पर वो खामोश रही। उसने पलटकर कुछ नहीं कहा। उसे वगा था शायद उसकी नाराज़गी पर उसके अम्मी अब्बू का दिल पिघल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। शायद वो बहुत ज़्यादा नादान थी, इसलिए चीज़ों को समझना उसके बस की बात नहीं थी। वो गलत लोगों से उम्मीदें लगा बैठी थी, उनसे जिन्हें उससे कोई फर्क तक नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे मनाने ना तो एक भी दफ़ा उसके अब्बू आए ना अम्मी। यही सब सोचते हुए वो आईने में अपने अक्स को देखे जा रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और दानीन अपने हाथ में एक ट्रे लिए मुस्कुराते हुए अंदर आती है और उस ट्रे को वही बेड पर रखते हुए कहती है, चलो इधर आकर अब नाश्ता करो, क्योंकि भूखे प्यासे रहने से मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है, समझी। उसकी बात सुनकर फलक हैरानी से उसे देखते हुए कहती है, यह क्या हरकत है दानीन? मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ और तुम नाश्ते की बात कर रही हो। तुम्हें पता है अभी मोम आई थी और मुझे सख्ती से कहकर गई है कि मुझे देखने वाले दोपहर को आएंगे, मुझे तैयार रहना है। और तुम इतनी शांत हो। उसकी बात सुनकर दानीन जो उसके लिए नाश्ता लगा रही थी उसके हाथ एक पल को रुकते हैं, पर फिर वो एक गहरी सांस लेकर वापस उसके लिए नाश्ता सर्व करने लगती है। ये देखकर फलक अपनी जगह से उठकर उसके पास आकर परेशान होते हुए कहती है, मैं कुछ कह रही हूँ दानू, तुम इतनी शांत कैसे हो आखिर? तुम्हें पता है ना मैं ज़ुबैर जी से मोहब्बत करती हूँ। उनके बिना किसी और का तसव्वुर तक नहीं कर सकती मैं। उसने बेचैन होते हुए हल्की कपकपाहट भरी आवाज में कहा था। वही उसकी बात सुनकर दानीन जो अब तक उसके लिए नाश्ता लगा चुकी थी पलटकर उसकी तरफ देखती है और एक गहरी सांस लेकर कहती है, और खाना पीना छोड़ देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा है ना? वाह क्या तरीका है, ठीक है फिर अब से मैं भी यही शुरू कर दूंगी, कोई भी प्रॉब्लम होती तो खाना पीना छोड़ दूंगी, सब कुछ ठीक हुआ तो ठीक, वरना राशन पानी तो बच ही जाएगा, चाहे मैं भूख की वजह बचूं या नहीं। वाह बहुत उम्दा तरीका है। कहते वक्त उसके चेहरे पर बेहद चिढ़ थी, जिसे देखते हुए फलक भी एक गहरी सांस लेकर कहती है, पर मैं ज़ुबैर जी से मोहब्बत करती हूँ, उनके अलावा मैं किसी से शादी नहीं कर सकती, तुम ही नहीं जानती कुछ। उसकी बात सुनकर दानीन दोबारा वैसे ही चिढ़ते हुए कहती है, मैं नहीं जानती। आर यू सीरियस? पिछले 24 घंटों में से 26 घंटे तुम यही दोहराती रहती हो कि तुम भाई से कितनी मोहब्बत करती हो, और मसलसल ये सुनकर मुझे ये बात इतनी याद हो गई है कि मैं अपना सिलेबस भूल सकती हूँ, पर यह नहीं कि तुम भाई से मोहब्बत करती हो, तो प्लीज़ फलक फॉर गॉड सके शट अप नाउ। उसकी बात सुनकर फलक जरा मायूसी से लगभग रोते हुए कहती है, फिर भी तो तुम कुछ नहीं कर रही। यार मेरा जी घबरा रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? मुझे देखने आने वाले हैं। मुझे डर लग रहा है। कहते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी। ये देखकर दानीन एक गहरी सांस लेती है और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाती है और खुद उसके बगल में बैठते हुए कहती है, शांत। मैंने कहा ना, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। फिलहाल तुम बस एक काम करो और चुप रहो। इतना कहकर वो नाश्ते की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाकर उसे खाने का इशारा करती है, जिसे समझे हुए फलक भी खाने लगती है। वही दानीन उसे खाता देख हल्का सा मुस्कुरा देती है। तभी उसकी नज़र बेड पर रखे कपड़ों पर जाती है, जिन्हें देखकर वो कुछ सोचते हुए कहती है, ये कपड़े तुम्हारी मोम रख कर गई हैं। उसकी बात सुनकर फलक परांठे का लुकमा खाते हुए कहती है, हाँ। कहकर गई है कि मैं सगू और सवरूं, ताकि इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो लड़का मुझे पसंद कर जाए। उसकी बात सुनकर दानीन एक नज़र बेड पर रखे जोड़े को देखती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, तैयार तो तुम होंगी, पर इसलिए नहीं कि लड़का तुम्हें पसंद कर जाए, बल्कि इसलिए कि वो वापस गलती से भी यहाँ लौटकर ना आए। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब एक पल को तो फलक भी नहीं समझ पाई।
इधर जुबैर गार्डन में खड़ा कुछ सोच रहा था। उसने कितनी ही बार फ़ोन लगाकर अज़लान को कॉल करने की कोशिश की थी, पर मजाल है जो वो एक भी बार फ़ोन उठा ले। फ़ोन उठाना तो दूर की बात, ना तो उसने उसके मैसेज का रिप्लाई किया था, ना ही हामिद ने उसका फ़ोन उठाया था। कहीं ना कहीं जुबैर को पता था कि जजूर कोई बहुत बड़ा मसला है जिसके लिए अज़लान हामियों के साथ गया है, पर फिर भी यहाँ तो सिचुएशन ऐसी थी कि उसे अज़लू की ज़रूरत थी। ये पिछले कुछ घंटे उसने कैसे बिताए थे वो उसे ही पता था। वो किसी भी कीमत पर फलक को खुद से दूर जाता नहीं देख सकता था, इसलिए उसने फैसला ले लिया था अगर बात सीधे तरीके से नहीं होती तो वो डट जाएगा, लेकिन फलक को किसी और का नहीं होने देगा। अब तो ना उसे किसी की फिक्र नहीं थी, ना अज़लान की शर्त की, ना बर्बादी की, ना किसी और चीज़ की। वो तो बस दानिन की बातों पर रुका हुआ था, वरना अभी जाकर सबको सच बता देता। पर दानिन ने जिस रोब से कहा था कि वो सब संभाल लेगी, कहीं ना कहीं उसे इस बात पर भरोसा था कि शायद वो सब संभाल लेगी। वो अभी अपने ख्यालों में था कि तभी अमार जी वहां आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, जुबैर। उनकी आवाज पर वो पलटकर उसकी तरफ देखता है तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या बात है, मिलने तक नहीं आए? अज़लान यहाँ नहीं है, कम से कम तुम तो आते मिलने। तुम भी बेटे जैसे हो, कल सलाम तक नहीं किया, कुछ हुआ है क्या, को मसला है? उनकी बात सुनकर जुबैर, जो बिना किसी भाव के उन्हें देख रहा था, एक गहरी सांस लेकर कहता है, सलाम। माफ़ी चाहूँगा अंकल, कल ध्यान नहीं रहा। उसकी बात सुनकर अमार जी मुस्कुराते हुए ही कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। खुश रहो, खैर चलो अच्छा है। अज़लान ना सही तुम तो हो, अब फलक को देखने आने वाले हैं, तुम रहोगी तो सहारा है, अब तुम्हारी भी तो बहन जैसी हैं फलक। उनकी बात सुनकर जुबैर का चेहरा एकदम से काला पड़ जाता है और वो हल्का गुस्से में कहता है, बिल्कुल नहीं। वो मेरी बहन नहीं है और ना कभी थी ना कभी बन सकती हैं, इसलिए आइंदा कोई बेफिजूल का रिश्ता मत जोड़िएगा, और अगर आपको रिश्ता जोड़ना है तो फिक्र मत कीजिए, मौका मिलेगा आपको। इतना कहकर वो से उन्हें क्रॉस कर कर गुजर जाता है और अमार जी को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर मसला हुआ क्या। ऐसे ही आधा दिन गुजर गया। घर में सिर्फ और सिर्फ तैयारियां चल रही थी मेहमानों के आने की। वही फलक, वो अपने कमरे में आईने के सामने बैठी खुद को देख रही थी, या यूं कहूं कि सहमी हुई आंखों से खुद के अक्स को देख रही थी। वहीं उसके बगल में खड़ी दानिन, जिसके हाथ में मेकअप पैलेट था, वो खुद भी बड़ी सी मुस्कुराहट लिए उसे देखते हुए कहती है, अब लग रही हो ना तुम पूरी तैयार? फलक मुंह बनाकर खुद के अक्स को देखते हुए घबराकर कहती हैं, यह क्या किया है तुमने मेरे साथ दानू? उसके सवाल पर दानिन भी उसके अक्स को देखते हुए कहती है, तैयार किया है तुम्हें और क्या। अब देखते हैं वो लड़का कैसे हाँ कहता है। ये कहते वक्त उसके जहन में कुछ और ही चल रहा था। वही फलक उसके जवाब में कुछ कहती, उससे पहले ही एक साथ कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आती है, जिसका मतलब साफ था कि बस अब लड़के वाले आ गए हैं। कार शेरियाज मेंशन के बाहर आकर रुकती है। पहली कार का दरवाज़ा खुलते ही मिस्टर दाऊद और इनाया बाहर आते हैं और दूसरी कार के दरवाजे के खुलते ही एक करीब 26-27 साल का लड़का और एक मिड एज कपल बाहर आते हैं। उन्हें देखकर यह बात साफ कही जा सकती थी कि वह भी अच्छे खासे रईस घराने से थे। वो लड़का जो सबके साथ था दिखने में काफ़ी हैंडसम था, साथ ही सलीकेदार और पढ़ा लिखा भी मालूम होता था। वह बात अलग थी कि जुबैर और अज़लान के आगे तो कुछ भी नहीं था, पर फिर भी अगर उसका मुकाबला उन दोनों के साथ ना किया जाए तो वह काफ़ी बेहतर था। पर फिलहाल मुकाबला तो था। वो कपल यानी कि मिस्टर और मिसेज खान के साथ मौजूद वह लड़का जिसका नाम आफताब था, यह वही थे जो आज फलक के रिश्ते के लिए आए थे, यानी कि मिस्टर दाऊद के कज़न इनाया और आफताब भी खानदानी तौर पर कज़न थे और दोनों के बीच ठीक ठाक बॉन्डिंग भी थी। सबके कार से उतरने के बाद मिस्टर दाऊद एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, चलिए अंदर चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे। उनकी बात सुनकर सब हाँ में सिर हिलाते हैं और एक साथ अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं, और जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचते हैं बाकी सब हॉल में मौजूद थे और उन्हें आता देख अमीरा जी तुरंत आगे जाकर मिसेज खान के गले लगते हुए कहती है, आप आ गए, शुक्र है, वरना मुझे तो लग रहा था ना जाने कितना इंतजार और करवाएंगी आप। उनकी बात सुनकर मिसेज खान मुस्कुराते हुए कहती है, अरे ऐसे कैसे, अब तो इंतजार हमसे भी नहीं हो रहा, सिर्फ फोटो में देखा है, सामने से भी तो अपनी बहू को देखना है। और आफताब वह तो खुद इतना उतावला था, सुबह से बस जल्दी जल्दी की रट लगाए बैठा था, पर फिर भी ट्रैफिक की वजह से आते आते थोड़ी देर हो ही गई।
उनकी बात सुनकर सबके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वही आफताब जरा शर्मिंदा होते हुए अपनी नज़रें झुका लेता है, जिस पर सबकी मुस्कुराहट में भी इजाफा होता है। वही जुबैर जो वहीं खड़ा था और लगातार आफताब को घूरे जा रहा था, उसकी हरकत पर वो बड़बड़ाते हुए कहता है, इस लंगूर को पसंद किया है मेरी डॉल के लिए। हद है, लोगों की पसंद भी कुछ ज्यादा ही वाहियात होती जा रही है। बस अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो आज ये पहली फुर्सत में ऊपर पहुंचेगा। दानीन, उम्मीद है तुम्हारा प्लेन काम आ जाए और आज मेरे हाथों एक जान जाने से बच जाए, वरना फिर फिजूल में किसी को अपनी औलाद को खोना पड़ेगा। ये कहते हुए वह मसलसल आफताब को घूरे जा रहा था। वही अमीरा जी की नज़र जैसे ही इनाया पर जाती है, वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहती हैं, ओ माय गॉड, देखो तो हमारी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है। इधर आओ मेरे पास मेरे बच्चे। उनकी बात सुनकर इनाया खुद भी मुस्कुराते हुए उनके पास आती है और अमीरा जी बड़े प्यार से उसे गले लगा लेती है। दरअसल अमीरा जी का मिजाज ज़रा अलग सा था। उन्हें अपने स्टैंडर्ड के लोग कुछ ज़्यादा ही पसंद आते थे और वो चाहती थी कि अजलान और इनाया की शादी हो जाए ताकि इससे बिजनेस में भी फ़ायदा हो। वह बात अलग थी कि अजलान के सामने कुछ कहने की हिम्मत तो उनकी भी रुकती थी, पर फिर भी उन्हें लगा था कि कैसे ना कैसे अजलान को सब एक दिन तो मना ही लेंगे। वो इनाया को गले लगाते हुए ही उसके कान में आहिस्ता से कहते हैं, तुम तो बहुत खूबसूरत हो गई हो। अब तो लगता है अजलान चाहकर भी ना नहीं कर पाएगा। मुझे इंतजार नहीं हो रहा उस दिन का जब तुम इस घर में बहू बनकर आओगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। वहीं उनकी बात सुनकर इनाया हल्का सा शर्मा जाती है, क्योंकि यही तो वो ख्वाब था जो वह सजाकर बैठी थी। फिर बेचारी, उसके ख्वाब बहुत जल्द टूटने वाले थे। ये गलतफहमी जो उसे थी आने वाले कुछ घंटे में ही उसके सामने टूटकर बिखरने वाली थी और उस वक्त उसका जो चेहरा होता वह देखने बनने वाला था। रुबाब जी सबको यूं ही हॉल में खड़ा हुआ देख सोफे की तरह इशारा करते हुए कहती है, अरे चलिए चलिए, यहाँ खड़े क्यों हैं, आइए बैठिए। वैसे भी बातों का सिलसिला तो लंबा चलने वाला है, खड़े खड़े कितनी बातें की जा सकती है। आप लोग बैठे, मैं मुलाजिम से कहकर नाश्ता लगवाती हूँ। उनकी बात सुनकर सब मुस्कुराते हुए वही लगे सोफे पर बैठ जाते हैं और एक बार फिर बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है, या यूं कहूँ कि बिजनेस टॉक का सिलसिला शुरू हो जाता है। तभी आफताब की नज़र वहीं खड़े जुबैर पर जाती है, जो बड़े अजीब ढंग से उसे घूर रहा था। हालांकि जुबैर का ऑरा भी ऐसा था कि वो खुद को कमतर महसूस करने के लिए मजबूर हो रहा था, पर फिर भी वो किसी तरह खुद को संभालते हुए जबरदस्ती मुस्कुराकर जुबैर की तरफ देखते हुए ही सामने बैठे इब्राहिम जी से कहता है, अंकल ये कौन है, फलक के भाई है क्या? उसकी बात सुनकर जुबैर, जो अभी तक सिर्फ उसे घूरे जा रहा था, उसका चेहरा बिल्कुल गुस्से में लाल हो जाता है और इससे पहले कि इब्राहिम की कुछ कहते वह आगे आकर आफताब को देखते हुए बेहद ठंडी आवाज में कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं उसका भाई नहीं हूँ बल्कि कोई और हूँ। और क्या हूँ बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। फिलहाल आप चाय पाने पर ध्यान दीजिए, जिसके लिए आए हैं उस पर तवज्जो रखेंगे तो बेहतर होगा। यहाँ वहाँ नजरें कमाने से वैसे भी कुछ हादसे नहीं होने वाला। उसकी बात सुनकर आफताब एक पल को तो कपका जाता है। वहीं बाकी सब भी जुबैर के इस बर्ताव पर जरा हैरान थे। सब जानते थे वो कितना शांत मिजाज का है, पर आज पहली बार वह काफी गुस्से में लग रहा था, जिसकी वजह से सब देखा करते। ऐसे ही थोड़ी बहुत बातों के बीच कब वक्त गुजारने लगता है, इस बात का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। तभी मिसेस खान फलक को लाने के लिए बोलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही आफताब के हाथ पर हल्की सी चाय गिर जाती है, जिसे देखकर जवाब जी परेशान होते हुए कहती है, अरे बेटा आप ठीक तो है ना, ज्यादा लकी तो नहीं? उनकी बात सुनकर आफताब, जिससे तकलीफ तो हो रही थी पर फिर भी वह जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बता देंगे कि वॉशरूम कहाँ है? उसके सवाल पर रुबाब जी मुस्कुराते हुए ही उसे फर्स्ट फ्लोर पर जाने का कहते हैं, तो वह भी हमें ऐसे ही सिर हिलाकर वहां से निकल जाता है। वही उसे आता देख जुबैर एक गहरी सांस लेकर कहता है, उम्मीद है दानिन तुम्हारा प्लान कामयाब हो जाए और यह ऊपर से आने के बाद सीधे यहाँ से पहली फुर्सत में दफा हो जाए। आफताब फर्स्ट फ्लोर पर जाकर वही बने वॉशरूम में जाकर अपनी शर्ट पर लगे दागों को साफ करते हैं। वापस जाने लगता है, तभी कोई सामने से आकर एकदम से उससे टकरा जाता है, जिस पर वो नजूर उठाकर सामने देखा है तो ये दानीन थी और उसे देखकर एक पल को तो उसकी नज़र उस पर ठहर सी जाती है। और ठहरे भी क्यों ना, उस सादा से लिबास में भी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। आफताब का दिल तो इस बात की गवाही ही नहीं दे रहा था कि वो उस पर से नजरें हटाए। तभी दानीन हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहती है, आप
आप जरूर फलक के रिश्ते के लिए आए होंगे है ना। उसकी बात सुनकर वो जैसे होश में आता है और हल्का सा मुस्कुराते हुए दिलचस्पी से पूछता है, जी। पर आप कौन? उसके सवाल पर दानीन मुस्कुराते हुए कहती हूँ, जी दरअसल मैं फलक की बेस्ट फ्रेंड हूँ। वैसे आप तो दिखने में ठीक ठाक लग रहे हैं और आपको देखकर कोई भी कह सकता है कि आप अच्छे घराने के हैं। फिर भी आप यहाँ आए हैं फलक के रिश्ते के लिए। बड़ी अजीब बात है, लगता है सबने आपसे सच छिपाया है। कहते वक्त उसके चेहरे पर अचानक से मायूसी आई थी। वही उसकी बात पर आफताब नासमझी में उसे देखते हुए तुरंत कहता है, जी मतलब? मैं समझा नहीं। उसकी बात सुनकर दानीन बेचैनी से उसे देखते हुए कहती है, अब मैं आपको क्या बताऊं? फलक मेरी दोस्त है, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ से होना चाहिए, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप जैसे अच्छे इंसान के साथ किसी भी तरह की ज्यादती हो, पर फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे कहूँ या नहीं। कहते वक्त उसके लहजे में बेहद घबराहट और कश्मकश थी, जैसे वो किसी दोराहे पर खड़ी हो और सही रास्ते की खबर उसे ना हो। वही उसकी घबराहट देखकर इस बार आफताब भी जरा बेचैन होते हुए कहता है, जी। आप कहिए बात क्या है? उसकी मंजूरी पर दानीन एक पल की खामोशी के बाद जरा घबराते हुए कहती है, वाह। वो दरअसल आंटी आपकी शादी फलक से एक मकसद के साथ कराना चाहती हैं। वैसे तो फलक मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरे लिए बहुत अजीज है, पर एक राज है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फलक से शादी करके आपकी जान भी जा सकती है। उसने अपनी आवाज में ठंडापन लाते हुए जान शब्द पर जरा जोर दिया था, जैसे खौफनाक माहौल बना रही हो जिसका असर हो भी रहा था, क्योंकि अब आफताब के चेहरे पर भी डर और घबराहट देखी जा सकती थी। वो तुरंत कहता है, जी मतलब? दानीन अब मैं क्या कहूँ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्या क्या बताऊं और क्या क्या छुपाऊं। दरअसल फलक है ना मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, यानी कि उसके अंदर कभी भी दूसरी पर्सनैलिटी आ जाती है। सच सच कहूं तो ये तो साइंटिफिक नाम है बीमारी का, वरना बहुत से लोग तो कहते हैं कि उसके अंदर ना किसी आत्मा का साया है। आपको पता है, आपसे पहले भी बहुत लोग आ चुके हैं उसे देखने के लिए, और एक बार तो पता है उसने क्या किया था? जो लड़का उसे देखने आया था उसने चाकू से उसकी नस काट दी थी। बड़ी मुश्किल से जान बची उसकी, और एक बार तो हथौड़े से उसने एक लड़के का सिर फोड़ दिया था। इतना ही नहीं, एक बार तो जो लड़का उसे देखने आया उसने उसे छत पर बुलाया और छत पर से ही धक्का दे दिया। वो तो शुक्र है कि दूसरी मंजिल थी, इसलिए सिर्फ हाथ पैर टूटे, वरना था वह लड़का जरूर अल्लाह को प्यारा हो जाता। वो जैसे जैसे अपनी बातें कह रही थी वैसे वैसे सामने खड़े आफताब का चेहरा डर से काला पड़ता जा रहा था। दानीन के कहने का तरीका इतना डरावना था कि किसी को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाए, पर वो यही नहीं रुकती बल्कि माहौल को मजीद डरावना बनाते हुए आगे कहती है, और आपको पता है हम तो उसे एक बहुत बड़े बाबा के पास भी ले गए थे और उन्होंने कहा था कि उस पर एक बहुत खतरनाक आत्मा का साया है, और जो भी शख्स उससे शादी करेगा, शादी की रात ही वो उसका खून पी जाएगी और बेहद डरावने तरीके से तकिए से दम घूंटकर उसकी जान ले लेगी। उसकी बात सुनकर आफताब करते हुए काफी सी आवाज में कहता है, आप क्या क्या कह रही हैं? दानीन, जी मैं तो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। दरअसल मैं जानती हूँ फलक मेरी दोस्त है, लेकिन इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है। अब घर वाले आपसे यह बात छुपाना चाहते हैं, पर मैं तो नहीं छुपा सकती ना। कल को अल्लाह को मुंह भी तो दिखाना है। वैसे भी जो रिश्ते झूठ से शुरू होते हैं वो कभी टिकते नहीं है, और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप प्लीज़ एक बार फलक से मिल लीजिए। आप जैसे ही उससे मिलेंगे आपको मेरी बातों पर अपने आप यकीन हो जाएगा। मैं तो बस आपकी भलाई चाहती हूँ ताकि कल को आपके साथ कुछ बुरा ना हो। अब आप अपने माँ बाप की लौती औलाद है, कल को अगर आप ना रहे तो अल्लाह ना करे आपके माँ बाप का क्या होना। उसकी बात सुनकर अब तो आफताब का माथा जैसे ठनका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। वो कभी फलक से नहीं मिला था, सिर्फ उसकी फ़ोटो देखी थी और फ़ोटो में तो वह बिल्कुल ठीक लग रही थी। फिर दानीन जो कुछ भी कह रही थी अगर वह सच हुआ तो, पर तब भी उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो उसकी बातों पर यकीन करे। यही सोचते हुए वो अपने डर को छुपाकर कहता है, ठीक है, मुझे एक बार फलक से मिलना है। उसकी बात सुनकर दानीन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, पर आफताब उस मुस्कुराहट को समझ नहीं पाता, और इससे पहले कि वो समझता वो तुरंत अपना चेहरा वापस से सीरियस करते हुए कहती है,
ठीक है, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो चलिए मैं आपको उससे मिलवा देता हूँ, उसके बाद आप जो भी फैसला ले वो आपकी मर्जी होगी, पर कम से कम मुझे इस बात का अफसोस तो नहीं होगा कि मैं आपको आने वाले खतरे के लिए आगाह नहीं कर पाई। इतना कहकर वो बेचारगी से उसे देखती है और पलटकर आगे की तरफ कदम बढ़ा देती है और आफताब भी डरते हुए उसके पीछे पीछे अपने कदम बढ़ा देता है। इस वक्त दानीन के चेहरे पर एक बेहद अजीब सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर साफ पता चल सकता था कि आगे जो होने वाला है इसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। कुछ देर बाद दानीन और आफताब फलक के कमरे के बाहर खड़े थे। इस वक्त आफताब के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था, जिसे देखकर दान को हंसी तो बहुत आ रही थी, पर वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को अपने सीरियस एक्सप्रेशंस के पीछे छुपी हुई थी। वो एक नज़र आफताब को देखते हैं और फिर दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल होती है, तो उसी के पीछे पीछे आफताब भी कमरे में दाखिल होता है, पर उसे वक्त वहाँ कोई नहीं था कि देखकर आफताब चारों तरफ नज़र घूमते हुए कहता है, जी फलक कहाँ है। उसकी बात सुनकर दानीन भी नासमझी में यहाँ वहाँ देखते हुए कहती है, अरे अभी तो मैं यही छोड़कर गई थी, कहाँ चली गई। फलक फलक कहाँ हो तुम, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। उसकी बात सुनकर भी पलटकर कोई जवाब नहीं आता। अब तब आफताब और दानीन बेड के पास आ गए थे, तभी अचानक से बेड के नीचे से कोई आफताब का पैर पकड़ लेता है, जिस पर वो चौंकते हुए नीचे देखता है तो उसकी एक जोर की चीख निकल जाती है। आहे। नीचे बेड के नीचे से फलक अपना सिर बाहर निकाले उसे अजीब तरह से देखते हुए मुस्करा रही थी, पर उसका वो हुलिया बड़ा खौफनाक था। चेहरा पूरा सफ़ेद हुआ पड़ा था, आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए थे, दांत काले पीले हो रहे थे और होठों के पास लाल लाल निशान थे जैसे खून हो। ये देखकर आफताब का चेहरा तो डर से पीला हो गया था। वो कांपते हुए अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करते हुए डरकर कहता है, आहे छोड़ो छोड़ो मुझे, आहे प्लीज छोड़ो मुझे। कहते हुए वो डरकर लगभग रोने लगा था। वही दानीन भी घबराते हुए कहती है, फलक क्या हुआ तुम्हें, तुमने ये क्या हाल कर रखा है। उसकी बात सुनकर फलक उसकी तरफ देखकर अजीब तरह से उसे देखते हुए जरा अजीब सी मर्दाना आवाज में कहती है, मुझे इसका खून पीना है, मैं इसे जान से मार दूंगी। कहते हुए वो अजीब तरह से क्रॉल करते हुए रेंग रेंग कर बाहर आने लगती है। ये देखकर तो आफताब बुरी तरह रोते हुए कहता है, बचाओ, आहे मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। कहते हुए वो अब रोते हुए झटपटा रहा था। वही दानीन खुद भी डरते हुए कहती है, मैंने कहा था ना आपसे, फलक में किसी बुरी आत्मा का साया है, आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब मुझे लगता है यह आपको जान से मार देगी और कोई आपको नहीं बचा सकता। और वैसे भी आपको तो शादी करनी थी ना, उससे तो करिए। कहते हुए वो बेचारगी से उसे देखती है। वही आफताब भी डरते हुए कहता है, नहीं मुझे कोई शादी नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। कहते हुए वो बड़ी मुश्किल से अपना पैर छुड़ाता है और डरकर वहाँ से भाग जाता है। वही अब तक फलक भी बाहर आ गई थी और गहरी सांसें ले रही थी, तभी दानीन भी उसकी तरह देखती हैं और दोनों ठहाके मारकर हंसने लगती है। ये दानीन का ही तो प्लेन था। वो दोनों एक दूसरे को हाई फाई करते हैं तो दानीन हंसते हुए ही कहती है, लो ये बकरा तो गया, अब तुमसे तो क्या किसी और से शादी करने से पहले भी 10 बार सोचेगा बेचारा। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। फलक खुद भी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, सही कहा, मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी, बड़ी मुश्किल से एक्टिंग की मैंने। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। उसकी बात सुनकर दानीन और जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और जुबैर अंदर आता है, पर तभी उसकी नज़र फलक पर जाती है और उसे देखकर वो भी डरते हुए चीखता है, आहे। वही उसे यूं चीखता देख फलक उसे शांत करते हुए कहती है, अरे मैं हूँ फलक, आप क्यों घबरा रहे हैं। उसकी बात सुनकर जुबैर आंखें फाड़े उसे देखते हुए कहता है, ये भूतिया हुलिया क्यों बनाया है तुमने, मैं मरने वाला था अभी। उसकी बात सुनकर फलक दानीन की तरफ देखते हुए कहती है, आपकी बहन की करतूत है और शुक्र कीजिए इसी हुलिये के बदौलत अभी अभी वो लड़का भागकर नीचे लगा है। उसकी बात सुनकर जुबैर को भी सब समझ आने लगता है और वो हैरानी से दानीन की तरफ देखता है तो वो आंख मार देती है, जिस पर वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम दोनों तो बहुत खतरनाक हो।
उसकी बात सुनकर दानीन और फलक फिर हंस देते हैं। तभी दानीन कुछ सोचते हुए हड़बड़ाकर कहती है, फलक अपना हुलिया ठीक करो, मैं नीचे जाती हूँ, वहाँ भी तमाशा हो रहा होगा। इतना कहकर वो नीचे जाने लगती है, पर फिर कुछ सोचकर जुबैर और फलक की तरफ देखते हुए सीरियस होकर कहती हैं, और हाँ, आप दोनों को मेरा वास्ता नीचे कुछ मत कहिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है।